अभी तक अपन ने क्या पढ़ा था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, है ना। और जब भी अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वर्ड बोलते हैं ना, आपको ध्यान हो कि अगर मैं इसमें देखो रिप्रोडक्शन में एक वर्ड बोल रही हूँ सेक्सुअल, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका मतलब ही क्या होता है? बाई पेरेंटल। क्लियर? क्या बोला था मैंने पीछे? सबसे पहले अपना आया था ना चैप्टर जब शुरू हुआ था, तो अपन ने बोला था कि जो बाई पेरेंटल होता है ना, दो जनक, नर और मादा, मैटरनल और पैटर्नल, उन दोनों का अगर पार्टिसिपेंसी हो तो वह रिप्रोडक्शन सेक्सुअल कहलाता है। मैंने कुछ कुछ वर्ड छोड़े हैं, जान के ध्यान रखना, क्योंकि ये थियोरेटिकल है ना, इसलिए आज इसको बोर्ड पे लिख दिया है और ये वर्ड आपको जरूर लिखना है। एनसीईआरटी में ये चार्ट नहीं है, पर अपने को इसी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इसी से जरा, है ना। तो मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूंगी पूरे को। आज ये सोच लो कि इस चैप्टर का पूरा पार्ट यही है ना। तो आप देखो, मैं ये कह रही हूँ कि हम ये जो पढ़ रहे थे ना, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब बाई पेरेंटल होता है। और बाई पेरेंटल माने मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट दोनों का क्या होगा? फ्यूजन होगा, यानी मेल पेरेंट से मेल गैमेट और फीमेल पेरेंट से फीमेल गैमेट, है ना। तो दोनों का फ्यूजन होता है, तब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और अगर एक ही पेरेंट हिस्सा लेता है तो हमने क्या बोला था बच्चे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो यहाँ पे, अब जो आज हम पढ़ रहे हैं ना, वो थोड़ा सा स्पेशल टाइप का है। मैंने आपको कल भी बोला था कि अब जो टॉपिक है ना, वो थोड़ा सा अलग है। कैसे? देखो, हमने कहा रिप्रोडक्शन के, देखो रिप्रोडक्शन के दो पैटर्न होते हैं। एक अपने को क्या ध्यान रखना है? एपोमिक्सिस। मैं कुछ वर्ड है जो आप ना पॉज करके इसको जरूर साथ साथ में बनाएंगे, पॉज करके, क्योंकि टाइम लगेगा ना। तो एक तो वर्ड क्या है? एपोमिक्सिस, ठीक है, ये क्या टाइप है? एपोमिक्सिस। और ये देखो दूसरा क्या वर्ड है? एम्फीमिक्सिस। बड़ी स्लो कराऊंगी मैं एकदम, क्योंकि उलझने वाला पॉइंट है, ध्यान रखना, मैं उलझना नहीं है अपने को, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आगे चलना है। तो देखो एम्फी, एम्फी माने दोनों, है ना। हिंदी बोलते हैं ना अपने उभय, है ना। इसका मतलब दोनों, दोनों कौन? मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट। मिक्सिंग होती है, यानी दोनों में संयोजन होता है, मिक्सिंग हो, है ना। तो इसका मतलब जो हम अभी बोल रहे हैं क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो क्या है? एम्फीमिक्सिस है, उभय मिश्रण है, नर और मादा युग्मक का संलयन द्वारा संतति बनती है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? एम्फीमिक्सिस, ठीक है। लेकिन यदि कौन सा हो? दूसरी प्रोसेस देखो, क्या बोली थी मैंने? दूसरी प्रोसेस एपोमिक्सिस। तो यहाँ देखो दो वर्ड दिख रहे हैं आपको, एक क्या है? एपो, और दूसरा मिक्सिस। तो जहां पर भी एक ट्रिक ध्यान रख लेना, जहां पर भी एपो वर्ड आवे, इसका मतलब होता है फार अवे। क्या बोला? देखो मेरे थोड़े आज फॉन्ट साइज छोटे हैं, क्योंकि मैटर ज्यादा है, एक चार्ट बनाना है कंप्लीट, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखते जाना, है ना। मुझे भी पता है फॉन्ट साइज छोटे हैं, पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो जहां पर भी एपो वर्ड आवे, इसका मतलब क्या होता है? फार अवे। फार अवे माने दूर जा रहा है ना। फार अवे का मतलब क्या होता है? दूर जा रहा है। इसका मतलब मैं क्या कहना चाहती हूँ? एब्सेंट, मतलब उससे दूर है, वो प्रक्रिया उसमें नहीं हो रही है। क्या नहीं हो रही है? देखो दूसरा वर्ड क्या है? मिक्सिंग। समझ में आ गई? यानी रिप्रोडक्शन का वह प्रकार जहां मिक्सिंग नहीं होती, मतलब कि मिक्सिंग से दूर है वो, ठीक है, मिक्सिंग से दूर है, इसका मतलब मिक्सिंग एब्सेंट है। समझ में आ गई? तो इसका मतलब पक्की बात है, क्या समझ में आया इस बात से कि रिप्रोडक्शन का वो प्रकार जिसमें मिक्सिंग एब्सेंट हो, वो क्या कहलाते हैं? एपोमिक्सिस कहलाते हैं। असंग जनन, देखो हिंदी में कहते हैं इसको असंग जनन। देखो असंग जनन मैंने पता क्या था? एबनॉर्मल टाइप हुआ, असामान्य प्रकार से हुआ।
तो इसको कई बार विशिष्ट विधियां भी लिख देते हैं। तो ये स्पेशल प्रकार का जनन है जिसमें मिक्सिंग नहीं होती। पहली बात क्लियर, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जब हम कह रहे हैं कि जनन का वो प्रकार जिसमें मिक्सिंग नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस। तो अब अपने दिमाग में आई, इसका मतलब हम इसको फिर फर्दर डिवाइड करते हैं कि क्या नाम आ सकता है। तो देखो अब एपोमिक्सिस में आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देखो एपोमिक्सिस इसका मतलब वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन माने कायिक प्रवर्धन। क्या बोला, कायिक प्रवर्धन। इसका मतलब वो भी क्या है, एपोमिक्सिस ही है, पेरेंट से संतति तो बनी रही है। इसका मतलब क्या हुआ, एपोमिक्सिस है, क्योंकि यहाँ पे भी मिक्सिंग नहीं हो रही है ना। और ये वाला किससे होता है, पौधों के कायिक भागों से, जैसे कि रूट द्वारा, है ना, जैसे लीफ द्वारा, जैसे स्टेम द्वारा, है ना। ये अभी रिप्रोडक्शन इन प्लांट पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के बाद, तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे वहां पर, है ना। और वैसे आपने 11th में भी कुछ एग्जाम्पल पढ़ चुके हो, है ना। तो मैं ये कह रही हूँ कि इसका मतलब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी क्या है, एपोमिक्सिस। चलिएगा दूसरा, इस एपोमिक्सिस का ही दूसरा पैटर्न क्या, देखो बहुत अच्छे से देखना, एगेमोस्पर्मी। एगेमोस्पर्मी, एगेमोस्पर्मी। देखो वर्ड में जान के थोड़ा पॉज देकर बोल रही हूँ। ए माने एब्सेंट, क्या बोलना चाह रही हूँ, एब्सेंट, ठीक है। और गैमो माने क्या कहना चाह रहा है, गैमेटिक फ्यूजन एब्सेंट। गैमेटिक फ्यूजन एब्सेंट, ठीक है। बड़े गौर से देखेंगे, मैं बार बार बोल रही हूँ, हर सबको 4 बार बोल रही हूँ, ठीक है। गैमो माने गैमेटिक फ्यूजन एब्सेंट, युग्मों का संलयन नहीं होता है, लेकिन क्या बन रहा है, स्पर्म। क्या बन रहा है, स्पर्म। और स्पर्म माने क्या होता है, स्पर्म, यहाँ स्पर्मेटोफाइटा, इसका मतलब बीजीय पादप। तो यहाँ स्पर्म नर युग्मक नहीं, यहाँ स्पर्म माने क्या कहना चाह रहा है, बीज। तो इसका मतलब क्या होता है कि बीज तो बनता है लेकिन गैमेटिक फ्यूजन नहीं होता। बीज तो बनता है लेकिन गैमेटिक फ्यूजन नहीं होता। तो जो एनसीईआरटी में दे रखा है एपोमिक्सिस, वो वास्तव में क्या है, एगेमोस्पर्मी। और मैंने देखो यहाँ पर इसीलिए डाला है, ये देखो, एगेमोस्पर्मी इज कॉल्ड एज एपोमिक्सिस। नहीं तो क्या होता है कि ये क्या होता है, डिपेंड करता है कि भाई आपके क्वेश्चन में ऑप्शन कैसा आ रखा है। तो कई बार इस एगेमोस्पर्मी के कई पैटर्न और साथ में मान लिया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी दे दे, तो वो भी एपोमिक्सिस का टाइप में आएगा, है ना। पर अपने को क्वेश्चन पे देखना पड़ेगा, प्रायोरिटी में हम क्या करेंगे, ठीक है। चलिएगा, मतलब कुल मिलाकर बात क्या हुई, हम ये कह रहे हैं कि एपोमिक्सिस के 2 पैटर्न, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और एगेमोस्पर्मी, और एनसीईआरटी में इसी को एपोमिक्सिस कहा है। पहले यहां तक क्लियर, ठीक है। अब आप देखिएगा, ये तो देखो, अब कंडीशन क्या करनी है आपको ध्यान रखना, ये तो हमारी क्या होगी, नॉर्मल टाइप किसका, सीड फॉर्मेशन का, है ना। क्योंकि ये तो अभी पीछे हमारी जो भी 10-11 क्लास गई है, 10-11 हमने पीरियड लिए हैं, वो सारे के सारे वही तो थे। अपन ने कल वाले जो है चैप्टर में भी, अभी जो है क्लास में भी कहा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट जो है वो सीड होता है ना। तो इसका मतलब ये तो फाइनल प्रोडक्ट नॉर्मल तरीके से है। लेकिन देखो यहाँ पर भी हम क्या कह रहे हैं कि सीड फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन कैसा है ये, असंगजनन, है ना, असामान्य प्रकार है, ये असामान्य प्रकार है। तो अब आता है कि इसको हम ज्यादा प्रेफरेंस क्यों देते हैं एपोमिक्सिस के लिए एगेमोस्पर्मी को। तो ये बात ध्यान रखना है कि इसमें जो ना वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, इसमें क्या नहीं होता, सीड फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, सीड फॉर्मेशन होता है। समझ में आ रही है, सीड फॉर्मेशन होता है। तो देखो मैं इसको वापस यहाँ मिटा के साफ बताऊंगी कि इसमें हम क्या कहना चाह रहे हैं। देखो काफी थियोरेटिकल पोर्शन है, पर बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्शन है अगर आप इसको समझेंगे तो, और नहीं तो इतना उलझ जाएंगे कि एक शब्द भी समझ में नहीं आएगा, है ना।
तो आप जो बहुत ही गौर से करेंगे, देखो एपोमिक्सिस के दो पैटर्न कौन से हुए, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ठीक है, कायिक प्रवर्धन। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है कि इसमें एम्ब्रियो यानी सीड डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा कौन सा पैटर्न है, गेमोस्पर्मी, गैमेटिक फ्यूजन तो एब्सेंट होता है। क्या बोला मैंने, इसका मतलब क्या है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, है ना, क्या है, एब्सेंट, है ना, लेकिन सीड फॉर्मेशन प्रेजेंट। सीड में क्या होता है, कल बात की थी अपन ने, एम्ब्रियो, ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो आप ना जरा गौर करो एक बार, इसका मतलब, इसका देखो मिलान किससे करूं मैं, यहाँ पे भी सीड फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर भी सीड फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो ये देखो, इसका मतलब ये इससे समानता रखता है, इसे समानता रखता है ना। लेकिन अब डेफिनेशन क्या आएगी, देखो एपोमिक्सिस की, है ना, आराम से तसल्ली से डेफिनेशन ये आएगी, देखो कि एपोमिक्सिस, है ना, एपोमिक्सिस इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। देखो इसको, देखो ध्यान से देखना इनको, है ना। तो एपोमिक्सिस इज अ टाइप of asexual reproduction which mimic, है ना, which mimic माना नकल कर रहा है, mimic to sexual reproduction, which mimic to sexual reproduction। अब मिमिक क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे भी सीड फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पर भी सीड फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ फ्यूजन नहीं है। इसका मतलब ये प्रोसेस कैसी हुई, यूनिपेरेंटल। कैसी हुई, यूनिपेरेंटल, यानी एक ही जनक काम आता है। और जब भी कोई प्रोसेस में एक ही जनक काम आता है तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो एक्चुअल में मीनिंग समझ में आया अब आपको कि असंजनन जो है, अलैंगिक जन्म का वह प्रकार है जहां वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक नकल करता है, क्योंकि वहां युग्मकों का संलयन तो नहीं होता लेकिन बीज का निर्माण होता है। दैट्स ऑल। पहले बेसिक डिफरेंस समझ में आया। अब आपको कि एपोमिक्सिस क्या है और एम्फीमिक्सिस क्या है। अब हम आगे बढ़ेंगे, जब दिमाग में ये बात क्लियर हो जाएगी तो अगला पॉइंट हमें समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब देखो क्या हुआ, ये टाइप अब समझ में आ गया, एम्फीमिक्सिस, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का वेजिटेटिव और एक गेमोस्पर्मी, ठीक है। वेजिटेटिव में सीड फॉर्मेशन नहीं होता और यहाँ सीड फॉर्मेशन होता है, और इसीलिए इसके कारण इसको क्या कहते हैं, मिमिक टू किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, मिमिक टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन टाइप किसका है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो अब डेफिनेशन समझ में आ गई आपको। अब देखो जो एगेमोस्पर्मी है ना, एगेमोस्पर्मी यानी जहां गैमेटिक फ्यूजन क्या नहीं होता है, गैमेटिक फ्यूजन जो एब्सेंट होता है, उसके देखो बेटा 3 पैटर्न हो सकते हैं। एक्चुअल में तो 2 पैटर्न होते हैं। अब इसमें देखो बच्चों को कंफ्यूजन क्यों आता है कि एक्चुअल में क्या हो गया, इसको डिवाइड करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट के अपने अपने पैटर्न है। डीडी पंत कुछ और करते हैं, ब्रिंकलर कुछ और करते हैं, माहेश्वरी कुछ और करते हैं, है ना। तो आपको किसी के पचड़े में नहीं फंसना। अपने को एनसीईआरटी में कोई साइंटिस्ट के नाम से नहीं दे रखा है, अपने को बिल्कुल मिक्स करके दे रखा है ना। तो अपने को बेसिक कंसेप्ट समझना है कि बेसिक कंसेप्ट क्या है इसमें। देखो इसीलिए मैंने इसको क्लासीफाई कर दिया एक जनरल वे से, है ना। तो देखो इसमें क्या होता है, देखो एक पैटर्न क्या लिखा अपना, रिकरेंट। देखो मैं हिंदी बोलता हूँ, इनके बीच बीच में आप हिंदी भी नोट करते जाइएगा, लेकिन ये चार्ट जरूर बनाना वरना क्वेश्चन नहीं होंगे आपके। तो देखो एक तो रिकरेंट है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, पुनरावर्त प्रकार, पुनरावर्त प्रकार, ठीक है। दूसरे देखो मैंने क्या बोला, नॉन रिकरेंट, अपुनरावर्त, अपुनरावर्त, ठीक है। और तीसरा तो बेटा इसी में आएगा, ये इसका ये टाइप है जो कि उसको अलग से किया हुआ है।
ठीक है। और एनसीईआरटी में देखो ये वाला पैटर्न है ना, लेकिन थोड़ा सा आपको डिफरेंस जरूर करना पड़ेगा। देखो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा मुख्य मुख्य पॉइंट क्या चलते हैं। देखो रिकरेंट का मतलब ये होता है पुनरावर्त, मतलब कि एक बार, भाई हम इसको अपन ने क्या कहा था अभी पीछे कहा था ना, एबनॉर्मल एम्ब्रियोजेनी, असामान्य भ्रूणता है, मतलब भ्रूण तो बन रहा है लेकिन असामान्य तरीके से बन रहा है ना। तो ये कह रहा है कि ये भ्रूण असामान्य तरीके से तो बनेगा, एबनॉर्मल तरीके से तो बनेगा, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में वापस नॉर्मल एम्ब्रियोजेनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये क्या कहना चाह रहा है, नॉन रिकरेंट, मतलब एक बार बन गया है तो अब इसको वापस नॉर्मल लाइफ साइकिल शुरू नहीं कर सकते, ठीक है। अब क्यों, देखो अभी आगे बढ़ते हैं। देखो इसने क्या बोला, रिकरेंट में देखो इस बात को ध्यान से सुनेंगे, मियोसिस नहीं होती। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है पता है आपको, इसका मतलब कहना चाह रहा है कि माइक्रो और मेगा है ना, स्पोरोजिनेसिस ये भी नहीं होती है। तो पीछे लाइफ साइकिल में पढ़ा था अपन, किसमें, बीजांड में है ना, ओव्यूल में तो हो रही थी मेगा स्पोरोजिनेसिस। तो मेगा स्पोर मदर सेल ने क्या किया था, मियोसिस करके मेगा स्पोर बना दिए थे। अब देखो लाइफ जो है अगली प्रोसेस क्या होगी, उसमें फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियोसेक बन जाएगा, यानी 2n से n बन गया है। और अब वो जो n कोशिकाएं है ना वो ही भ्रूण बनाए। तो देखो जब वो भ्रूण बनाएगी तो उसको कहेंगे नॉन रिकरेंट। इनको मैं देखो आगे डायग्राम से भी समझाऊंगी, ध्यान रखना, अभी केवल शब्द लिखेंगे फिर मैं डायग्राम से समझाऊंगी इनको सबको। तो अभी मैं ये करके और फिर इस टेबल को साफ कर दूंगी, आप टेबल अपने पेज पे लगाए रखना और मैं हर पॉइंट को डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो अब देखो रिकरेंट टाइप और नॉन रिकरेंट टाइप। तो रिकरेंट में मैंने क्या बोला कि बनने वाला जो भ्रूण क्या है, इसमें देखो ये है ना 2n बना है। इसका मतलब अगर इससे जो बीज बना है, एम्ब्रियो का मतलब एम्ब्रियो किसमें होगा, सीड में होगा है ना। तो इसमें जो बीज बना है ना वो बीज कैसा होगा, सामान्य बीज होगा। इसका मतलब अगर मैं उस बीज की बुआई करूं है ना, उस बीज की बुआई करूं और अगला प्लांट तैयार हो, वापिस वो कैसा होगा, 2n ही होगा ना बेटा। और जब 2n होगा इसका मतलब नॉर्मल लाइफ साइकिल शुरू कर देगा। लेकिन इसमें देखिएगा ये वाला पैटर्न है ना, किसका कह रही हूं मैं, इस वाले पैटर्न को, नॉन रिकरेंट वाले में है ना, इसके टाइप की बात कर रही हूँ। तो इसमें आपने देखो क्या हो गया, मियोसिस हो गया है। और मियोसिस हो गया है इसका मतलब जो बनेगा भ्रूण वो किससे कैसा बनेगा, n बनेगा, अगुणित बनेगा। और भ्रूण का मतलब क्या होगा, बीज अगुणित बनेगा। तो अब देखिए ये जो बीज बना वो कैसा हुआ, n हुआ। तो इसका मतलब अगला इससे पौधा तैयार होगा वो भी कैसा होगा, n होगा, है ना। तो इसका मतलब अब ये नॉर्मल लाइफ साइकिल में नहीं आ सकता, ठीक है। तो इसलिए इससे जो बीज बनते हैं है ना, इससे जो बीज बनते हैं उनके अब क्या नहीं होते, वाइबल नहीं, सॉरी, इससे जो बीज बनते हैं वो तो वाइबल होते हैं, यानी उनकी जैविक क्षमता तो होती है क्योंकि वो नॉर्मल प्लांट तैयार करेंगे। लेकिन इनसे जो बीज तैयार किए जाएंगे उनकी वाइबिलिटी नहीं होती, उनकी जीवन क्षमता नहीं होती, ठीक है। तो ये अभी आगे देखते हैं कि ये कितने प्रकार से पॉसिबल है। यहाँ तक बात हो गई। देखो स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे आप सारी चीजें। अभी मैंने क्या बोला कि रिकरेंट एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस माने दूसरी क्या है, ये देखो एपोमिक्सिस माने फ्यूजन एब्सेंट, ठीक है। और साथ में क्या ध्यान रखना है, यहाँ मियोसिस भी एब्सेंट। तो रिकरेंट उसे कहेंगे जहां फ्यूजन तो होना ही नहीं है ना, तो फ्यूजन एब्सेंट, मियोसिस एब्सेंट, ठीक। और अब जो भ्रूण बनेगा वो 2n होगा, उनकी जैविक क्षमता होगी, यानी उन बीजों को हम वापस बुआई करेंगे तो प्लांट जो है वो नॉर्मल तैयार होगा, यानी अगली पीढ़ी में नॉर्मल लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें मियोसिस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो मियोसिस नहीं हुआ था, यहाँ मियोसिस हो जाएगा और फ्यूजन तो होना ही नहीं है, फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। अब जो भ्रूण बनेगा वो कैसा बनेगा, अगुणित, ठीक है। अगुणित होगा तो इसकी जैविक क्षमता नहीं होगी, है ना। और इसका मतलब उस बीज को अगर बुआई करेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन क्या होगी, नॉर्मल तैयार नहीं होगी। तो यहाँ तक ये पॉइंट आप नोट कीजिएगा। अब हम बात करेंगे कि आखिर ये भ्रूण बनता कहाँ से। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, पता नहीं मैडम क्या बोल रही है, क्वेश्चन ये जो है ना भ्रूण कहाँ से बनेगा। तो देखिए अभी बात करते हैं। देखो मैं इनको मिटा रही हूँ ताकि आपके बीच बीच में कोई जय कचर पट्टी न आए,
तो शब्द सही सही समझ में आ जाए, है ना। तो देखो इनको हटा देते हैं हमने, फिर क्लियर हो जाएगा कि ये कहाँ कहाँ से बनेंगे। मैं छोटे छोटे डायग्राम तो यहाँ पर भी बना दूंगी, ठीक है। तो अब देखिए आप, ये एक और दो लिख देते हैं अपने। अब देखो यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है, ये रिकरेंट एपोमेक्सिस में, है ना। आपको एक बात तो पता ही है, कंफर्म है ना, कि पीछे अपन इतना पूरा चैप्टर पढ़ लिया है और आपको ये पता है कि ये जो बीजांड है ना, ये बीजांड है ना, क्योंकि देखो ये निषेचन से पहले तो ये था, है ना, और उसके बाद क्या होता है, ये देखो ये तो बन गया था, ये बीजांड तो बन गया था किसमें, बीज में कन्वर्ट हो गया, है ना। और ये जो अंडाशय थी वो किसमें कन्वर्ट हो गई, फल भित्ति में। किसको बोला था अपन ने, कल ही बात की थी कि क्या कहते हैं इसे, पेरिकार्प। और ये बीजांड जो किसमें बन गया, ये बीज में। तो फल के अंदर बीज होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये पक्की बात है कि ये सारी प्रक्रियाएं जो भी मैं बोलूंगी वो किसके अंदर होगी, इस बीजांड के अंदर, ठीक है। बस तरीका एबनॉर्मल होगा, ठीक है। तो अब देखो आप, ये कह रहा है कि पहला टाइप है ना, उसका तरीका क्या दिया है, उसका तरीका ये दिया है जिसको हमने नाम दिया है क्या, डिप्लोस्पोरी। अब देखो आपको मैंने अभी बोला था कि मियोसिस नहीं होगा, और पर ये क्या कर रहा है, स्पोर तो बनेगा। तो अब आप देखो कितनी सिंपल सी बात है, देखो ये बीजांड था, ये बीजांड था, देखो, है ना, और इसमें ये न्यूसिलस था, इसमें ये न्यूसिलस था। तो इसकी कोई एक कोशिका ने क्या काम किया था अपना, क्रियाशील बीजाणु मात्र कोशिका, क्रियाशील बीजाणु मात्र कोशिका। तो अब पता है क्या होगी इसमें, इसमें ये कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करेगी ही नहीं, और ये इससे विभाजन और पुनः विभाजन होकर ये देखो बीज बन जाएगा, और ये किससे भ्रूण बनेगा, इससे बनेगा। तो ये देखो मैंने क्या लिखा, फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। और ये इसी को क्या कहते हैं, आर्चीस्पोरियल सेल। आर्चीस्पोरियल सेल का मतलब होता है कि वो जननिक कोशिका जो कि आगे जनन में भाग ले, है ना। जैसे देखो बाकी सब ने जनन में भाग थोड़ी लिया है, चाहे वो इंटेग्यूमेंट है चाहे न्यूसेल है, जनन में भाग कौन ले रही है, मेगास्पोर मदर सेल। इसलिए मेगास्पोर मदर सेल को ही क्या कहते हैं, आर्चीस्पोरियल सेल कहते हैं, ठीक है। तो अब देखो जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब ये जो भ्रूण बनाएगा ये कैसा होगा, 12, ठीक है। तो यहाँ डिप्लॉइड स्पोर, डिप्लोस्पोरी, ठीक है, द्विबीजाणुता। तो ये स्पोर कौन, डिप्लॉइड स्पोर कौन था, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। अगला देखो आप, अगला देखिएगा, थोड़ा बोर्ड काफी भरा हुआ है, ध्यान से आराम से देखेंगे, तसल्ली से पॉज करते करते आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एपोस्पोरे, एपो अभी पीछे बोला था मैंने आपको, साफ साफ कहा था कि जब भी एपो वर्ड आए ना, इसका मतलब ध्यान रख लेना चाहिए आपको कि एपो मतलब दूर, किससे है, स्पोर से दूर, मतलब यहाँ स्पोर नहीं है, स्पोर के अलावा भाग है। तो देखो आप, स्पोर तो ये हुआ, अब इसके अलावा कौन सा होगा बताओ, आपके सामने की बात है, या तो न्यूसेलस होंगी और या क्या होंगे, ये इंटेग्यूमेंट होंगे। तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है कि ये तो मान लिया नॉर्मल भ्रूण बना देगा, है ना, ये तो नॉर्मल भ्रूण बना देगा, क्योंकि एनसीईआरटी में जो दिया हो ना वो ये वाला ही है, ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी का कंसेप्ट है, ठीक है। और ये ही जो कंसेप्ट है ना वो ये वाला है। तो इसको मैं कराऊंगी ना तो उसके साथ वो हो जाएगा, ध्यान रखना। खाली उसको क्लासिफाइड अलग कर रखा है, मैंने आपको कहा कि दो ही पैटर्न है, नॉन रिकरेंट और रिकरेंट और नॉन रिकरेंट। तो ये ही पैटर्न जो है आगे एडवेंटिशियस एम्ब्रियोजेनिक को समझा रहा है, ठीक है। तो देखिएगा हम आगे बढ़ते हैं इसको आगे। तो मैंने ये कहा कि जो एपोस्पोरी है इसमें बीजाणु नहीं होगा, बीजाणु के अलावा कोई होगा। तो बीजाणु के अलावा कौन है, या तो न्यूसेलस है और या इंटेग्यूमेंट है। तो अब क्या होगा, देखो इसको देखो थोड़ा गौर से देखो आप जरा, कि अब इसमें क्या होगी, ये जो मेगास्पोर मदर सेल थी उसने आप पूरी प्रोसेस को रिकॉल करो, मेगास्पोरोजेनेसिस होगा, मेगास्पोर होगा, फीमेल गैमेटोफाइट होगा, एम्ब्रियो सेक होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और फिर एम्ब्रियो बनेगा। इसका मतलब देखो वो तो अपना नॉर्मल एम्ब्रियो बना ही रहा था, समझ में आ गई, वो तो नॉर्मल जो एम्फीमिक्सिस हो रही थी उससे हो रहा था। अब इसने क्या किया, बाहर की जो न्यूसेलस है ना, ये देखो ये कोशिका है ना, ये देखो गौर से देखना, ये जो कोशिका है इसने क्या किया, यहाँ पर विभाजन तेज शुरू कर दिया, खूब विभाजन शुरू कर दिया, ठीक है, खूब 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 खूब।
प्रोट्यूड, अंदर की तरफ धंस गई, है ना। तो अब देखो क्या कंडीशन होगी, आप देखो गौर करो, अब कंडीशन क्या होगी, ये देखो वो तो नॉर्मल एम्ब्रियो था ही, और यहां से ये अंदर और आ गया, तो ये देखो, अब देखो ये एक एम्ब्रियो सेल था, है ना, या फिर मैं ये कहूँ ये एक बीज बना, है ना, ये एक बीज बना, तो उसमें देखो भ्रूण क्या हो गया, 1 और 2, समझ में आ गई। और ये जो कारण होते हैं ना, वही क्या होते हैं, बहुभ्रूणता के कारण। किसके कारण, बहुभ्रूणता, पॉली एम्ब्रियोनी। ये अभी मैं आगे और कराऊंगी, ऐसा ही एक चार्ट और बनाऊंगी, अभी तो मैंने खाली शब्द समझाया है, आगे एक चार्ट और बनाऊंगी जिसमें पॉली एम्ब्रियोनी का डिटेल करेंगे हम, ठीक है। तो ये देखिएगा, हम कुल मिलाकर कहना क्या चाह रहे थे कि यहाँ पर बीजाणु निर्माण नहीं होगा, यहाँ बीजाणु निर्माण नहीं होता, वो मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल के अलावा की कोशिकाएं। अब अलावा की कोशिकाएं क्या हो सकती है, देखो या तो क्या हो सकता है, न्यूसेलस हो सकता है ना, या तो न्यूसेलस हो सकता है, और या क्या हो सकता है, इंटेग्यूमेंट, है ना। तो ये देखो मैंने अभी बोला था कि या तो ये कोशिकाएं ये जो है एम्ब्रियो बना अंदर की तरफ धक्का देगी, और ये न्यूसेलस की कोशिकाएं एम्ब्रियो बनाकर धक्का देगी, और इसका परिणाम क्या हो जाएगा कि एक ही सीड में जो है एम्ब्रियो की संख्या 1 से ज्यादा बन जाएगी। इसका मतलब वो बहुभ्रूणता को भी निर्मित करती है, समझ में आ गई। अच्छा देखो, इसके साथ एक शब्द आया है, ध्यान रखना, देखो मैंने पीछे यहाँ पे भी लिखा है एडवेंटिशियस एम्ब्रियोजेनी। तो आपको अब 11th में ये तो समझ लिया था, अपस्थानिक वर्ड, है ना, एडवेंटिशियस वर्ड आता ही तब है जब कोई भी संरचना अपने उस सामान्य स्थान पर न होकर किसी अन्य स्थान पर, बताओ मैं याद क्या दिला रही हूं आपको, जैसे आपने मूल का प्रकार पढ़ा था, रूट, टाइप ऑफ रूट, है ना, उसमें आपने एक तो टैप रूट पढ़ा और एक एडवेंटिशियस पढ़ा। तो टैप रूट कहां से बनी थी, और टैप रूट बना था रेडिकल, प्राइमरी मूल बनाया, फिर सेकेंडरी टर्सरी, तो एक सिस्टम बनाया उसने, है ना, और उसको अपन ने क्या बोला था, टैप रूट सिस्टम बोला था। लेकिन यदि उस मूलांकुर रेडिकल के अलावा किसी अन्य संरचना से बने, चाहे वो स्टेम से बन रही है, चाहे वो लीफ में बन रही है ना, जहां से भी बने, या फिर स्टेम के नीचे जो अपने ग्रासेस में पड़े मोनोकॉट में ना, तो वो क्या होती है, एडवेंटिशियस रूट, क्योंकि अपने वो उस स्थान से नहीं बनती जहां से होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। तो अब देखो क्या हो रहा था कि नॉर्मल जगह तो कौन सी थी, अपनी ये वाला नॉर्मल एम्ब्रियो था, है ना, जो जननी कोशिका से बना था, आर्ची स्पोरियल सेल से। लेकिन ये क्या हो रहा है, इस आर्ची स्पोरियल सेल के अलावा के भाग से, यानी कि न्यूसेलस से या किससे बन रहा है, इंटेग्यूमेंट से। तो देखो ये न्यूसेलस से या फिर इंटेग्यूमेंट से बन रहा है ना, आर्ची स्पोरियल से नहीं बन रहा है, तो यानी उन कोशिकाओं से नहीं बन रहा है जो जनन के लिए ही होती है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस एम्ब्रियोजेनी, एडवेंटिशियस एम्ब्रियो कहते हैं प्रोसेस को, तो एडवेंटिशियस एम्ब्रियोजेनी, अपस्थानिक भ्रूणता, और इससे जो भ्रूण बनेगा उसको क्या कहेंगे, अपस्थानिक भ्रूण कहेंगे, ठीक है। और ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, आप अच्छे से याद करेंगे इसको, सेम यही चीज ये है, समझ में आ गई। और इसका एग्जाम्पल कौन सा दे रखा है, सिट्रस और मैंगो, ठीक है, सिट्रस और मैंगो। सीएम एबनॉर्मल है, सीएम एबनॉर्मल है, समझ में आ गई। सीएम बेचारा कोई भी बन जाए, चाहे वसुंधरा बने और चाहे अशोक जी बने, है ना, सब एबनॉर्मल ही होते हैं, ठीक है। तो सीएम एबनॉर्मल एम्ब्रियोजेनी यानी एडवेंटिशियस एम्ब्रियोजेनी है, क्लियर पंडा। तो आ जाएगा, ये तो मतलब ये काम तो हमारा नक्की ही हो गया, है ना। तो इसको समझेंगे तो ये अपना आप ही नेचुरली आ जाएगा। चलिएगा, अब देखो ये बात हमारे क्लियर हो गई। अब देखो आप यहाँ पर आइएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या समझा कि इससे बनने वाला भ्रूण द्विगुणित होगा, नॉर्मल होगा, जैविक क्षमता रहेगी। जब इसको बुआई करेंगे तो इससे जो पौधा तैयार होगा, अगली जनरेशन तैयार होगी, वो नॉर्मल होगी। अब आइएगा इसका टाइप, इसका मतलब देखो मैं इसको तो हटा ही देती हूँ आपके, ये देखिएगा इसको तो मैं हटा ही देती हूँ, है ना। अगला देखो इसको समझेंगे अपने, है ना, और फिर फाइनली मैं एक डायग्राम बनाऊंगी जिसमें ये सारे नाम आ जाएंगे। अब देखो इसमें क्या कहना चाह रहा है कि ये जो था ना ओव्यूल, ये ओव्यूल था देखो, है ना। तो इस ओव्यूल में ये जो न्यूसेलस था, है ना, और मैं इसको यहीं से शुरू करती हूँ। ये देखो ये मेगास्पोर मदर सेल थी,
और मेगास्पोर मदर सेल में अभी पीछे इसमें क्या लिखा था मैंने, यहाँ देखो साइड में लिखा था, आपको शुरू में याद करो कि यहाँ मियोसिस होता है, इसका मतलब मेगास्पोर मदर सेल से क्या बन गए थे, 4 मेगास्पोर बन गए थे, है ना, 4 मेगास्पोर बन गए थे, है ना। और उसमें अपन ने क्या किया था कि ये नष्ट हो गए, है ना, छलेजा वाला वो पीछे नॉर्मल आया था, ठीक है। और ये एक मेगास्पोर फंक्शनल बन गया, और फिर इसमें क्या था, ये देखो फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक बन गया, है ना। तो इसका मतलब आगे की सारी प्रोसेस हो रही है, ध्यान रखना, है ना। अब क्या होगा देखो, अब कंडीशन क्या बनती है, देखो ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बन गया, ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर अगुणित संरचना बन गई है जो पीछे बनाई है ना। और बाहर ये क्या है, न्यूसेलस वगैरह, ये सारा बाहर न्यूसेलस है ना। और न्यूसेलस के बाहर ये क्या है, इंटेग्यूमेंट है, समझ में आ गई। अब देखो इसने नाम क्या दिया, ठीक है। इसने कहा 2 तरीके हैं, एक तो तरीका क्या है हैप्लॉइड एपो, एपो पकड़ लो, एपो को पकड़ लो, छोड़ो ही मत अब तो, है ना, ठीक है। हैप्लॉइड एपोगेमी, समझ में आ गई। और दूसरा क्या कह रहा है, हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस, इसका मतलब गैमी मतलब गैमेट से दूर की बात करें, मतलब गैमेट नहीं होगा, ठीक है। हैप्लॉइड तो देखो आपके सामने 4 ही तो स्ट्रक्चर है यार, या तो एंटीपोडल सेल है ना, और या ये क्या है एक्सेल है ना, या ये सिनर्जिड है ना, ये सिनर्जिड है, और या फिर ये क्या होगी पोलर सेल कह दो, या चाहे मैं सेंट्रल सेल कह दो, एक ही बात है ना भाई। आपके सामने देख लो, ये 1 2 3 4, ठीक है, जिसमें हम इसको तो काउंट ही नहीं करते कि तो एंडोस्पर्म बनाती, तो मतलब कुल मिलाकर बची क्या, एक ये एंटीपोडल सेल, दूसरा एक्सेल, और तीसरी सिनर्जिड। तो अब देखिए, तो अपन 9th क्लास से पढ़ा है कि अनिषेक जन्म तो किसे कहते हैं, जब अनिषेचित अंड कोशिका एग सेल, अनफर्टिलाइज्ड एग सेल यदि एम्ब्रियो बनाते हैं, है ना। तो ये पार्थिनोजेनेसिस कितनी बार पढ़ लिया, ये एग सेल है ना, ये पोलन ट्यूब आएगी, चाहे किसी कारण से, अनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं, कोई भी कारण, मेल गैमेट यहाँ फ्यूजन क्या नहीं होगा, नहीं होगा। तो ये जो बीज बनेगा ना, ये बीज बना, देखो ये बीज बना, इसके अंदर जो भ्रूण बनेगा ना, ये इस अगुणित इससे से बनेगा, एग सेल से, फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये भ्रूण कैसा हुआ, एन हुआ। तो इसको तो कहते हैं बेटा पार्थिनोजेनेसिस, ये 9th क्लास से पढ़ रहा है, इवन देन 8th क्लास में आ जाता है, ठीक है। और ये हैप्लॉइड ही होते हैं, तो ये तो हो गया क्या हो गया, पार्थिनोजेनेसिस, अनिषेक जनन। अब बची कौन सी सेल, देखो आपके सामने शक्ल दिख रही है ना, या तो एंटीपोडल सेल और या सिनर्जिड, है ना। तो ये देखो फ्रॉम अदर देन हैप्लॉइड एग सेल, ठीक है, किसको कहेंगे वहां, इसका मतलब गैमेट यूज नहीं करना है, हैप्लॉइड तो होगी लेकिन गैमेट नहीं होगा, तो हैप्लॉइड तो होगी पर गैमेट नहीं हो, गैमेट के अलावा दूसरी हो, तो उसके लिए वर्ड क्या आएगा, हैप्लॉइड एपोगेमी, हैप्लॉइड एपोगेमी, ठीक है। तो ये थे, ये वर्ड किए थे। अब मैं देखो जल्दी से इन्हें चारों की एक डायग्राम बनाती हूँ, ठीक है। तो आप डायग्राम को गौर करेंगे, और अब ये चार्ट आपने उतार लिया ना, तो इस चार्ट के साथ उनको आप देखोगे कि डायग्राम से ये कैसे हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं अगला डायग्राम पर। हाँ तो देखो, अब अपन ने कहा था कि अभी डायग्राम बना के देखते हैं कि इनमें चारों के नाम कैसे हैं। तो अपने देखो पहला टेबल के अनुसार नाम करते हैं। 4 नाम थे आपके, डिप्लोस्पोरी, एपोस्पोरी, हैप्लॉइड पेपोजेनी और हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। तो देखो ये तो था देखो नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, है ना, ये तो नॉर्मल एम्ब्रियोजेनी की बात है, जिसमें क्या बोला था आपने, एम्फीमिक्सिस, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल एम्ब्रियोजेनी का हिसाब चल रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। बनना इसमें भी बीज है और इनमें भी बीज ही बनने हैं, ठीक है, सीड बनने हैं, लेकिन ये बीज कहां से बन रहे हैं उसको ध्यान रखना है। तो देखो पहले डिप्लोस्पोरी, तो इसमें क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल, समझ में आ गई, ये ही डिवाइड और रिडिवाइड होकर भ्रूण बना देगी। तो ये भ्रूण कैसा होगा, 2n होगा, वाइबल होगा, ठीक है। अब इसके हिसाब से 2 नाम और आएंगे, ध्यान रखना। अब एपोस्पोरी क्या हुआ था कि ये स्पोर काम नहीं आएगा, कौन काम आएगा, या तो न्यूसेलस या इंटेग्यूमेंट। तो ये देखो ये या ये, इनसे ये देखो भ्रूण बन रहा है, दिख रहा है आपको, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और फिर क्या होगा, ये अंदर धक्का दे दिया जाएगा, ये क्या होगा, अंदर धक्का दे दिया जाएगा। तो देखो अब कंडीशन क्या होगी, देखो ये जो है एम्ब्रियो किसकी, न्यूसेलर सेल द्वारा, किसके द्वारा, न्यूसेलर सेल द्वारा, है ना। और देन प्रोट्यूड माना धक्का दिया जाना, क्या किया जाता है, धक्का दे दिया जाता है,
किसके अंदर, एम्ब्रियो सैक में। तो अब देखो ये जो बनेगा ना, ये तो क्या होगा, एपोमेक्टिक सीड, है ना, क्योंकि ये फ्यूजन से नहीं बना है ना। लेकिन ये देखो नीचे देखो, इसमें क्या, मैं साथ साथ भी इसको लेना, क्योंकि ये मेगास्पोर मदर सेल है ना, इसमें डी एंड आर टी, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, फिर नेक्स्ट डिवीजन होगा, मतलब सारी प्रोसेस वो वाली होगी, ठीक है। तो ये नॉर्मल एम्फीमिक्सिस वाला होगा और ये एम्ब्रियो बनाएगा। तो अब क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ कि ये एक भ्रूण नॉर्मल वाला और ये दूसरा एपोमेक्टिक सीड वाला। तो ये कंडीशन क्या हो गई, किसका कारण बन गई, पॉली एम्ब्रियोनी का, बहु भ्रूणता का कारण बन जाती है, ठीक है। और यही एग्जांपल अपना सिट्रस और किसका देगा, मैंगो का, है ना, किसका देगा, सिट्रस और मैंगो, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं हम, अपस्थानिक बहुभ्रूणता, क्योंकि देखो मुख्य जगह तो क्या थी, ये थी, ये तो इकाई भाग है और इससे एम्ब्रियो होना है, तो इसे अपस्थानिक बहुभ्रूणता, एडवेंटिशियस एम्ब्रियोजेनी कहते हैं, ठीक है। अगला तीसरा, हैप्लॉइड एपोगेमी। एपोगेमी माने गैमेट नहीं होगा, ध्यान रखना। तो देखो हैप्लॉइड का मतलब मियोसिस तो हुआ था, पीछे बनाया था अभी, तो मेगास्पोर मदर सेल, मियोसिस, 4 मेगास्पोर बने, 3 डीजेनरेट हो गए, एक क्रियाशील रहा। अब इस क्रियाशील से क्या बना, ये हैप्लॉइड क्या बन गया, फीमेल गैमेटोफाइट, यानी एम्ब्रियो सैक, भ्रूणकोश। इसमें देखो क्या कोशिकाएं होती है, या तो एंटीबॉडल होती है, या एक्सेल, या सिनर्जिड। तो गैमेट से नहीं बनाना है, ध्यान रखना। ये एंटीबॉडल और सिनर्जिड, अगर या की बोल रही मैं, दोनों नहीं कर रही मैं, किसी जाति में ये होगा तो किसी जाति में ही होगा, है ना। ये डिवाइड और डिवाइड होगा करे तो क्या होगी, हैप्लॉइड एपोमेक्टिक सीड बनाता है, हैप्लॉइड, ठीक है। तो ये कैसा होगा, नॉन रिकरेंट, ऊपर वाले कैसे थे, रिकरेंट। अगला क्या बोला मैंने, हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस, तो वही मेगास्पोर, ऊपर वाला बोल रही हूं, मेगास्पोर मदर सेल, मियोसिस, एम्ब्रियो सैक हुआ। अब देखो ये वाला, ये है ना, तो ये अनफर्टिलाइज्ड एग सेल, है ना, अनफर्टिलाइज्ड एग सेल क्या करती है, डिवाइड और रिडिवाइड होगी और भ्रूण बनाएगी। अब देखो दो शब्द आएंगे, ध्यान रखना। एक तो मतलब क्या कहते हैं, एपोमेक्सिस के साइंटिस्ट के अनुसार इस तरह भी डिवीजन होता है, गैमेटोफाइटिक, गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस, यानी बनने वाला भ्रूण कैसा हो, एन। समझ में आ गई। तो देख लो किस किस में एन बना, ये वाला देखो, ये इसमें भी एन बना और इसमें भी क्या बना, एन बना। तो इसका मतलब इसके कौन से 2 प्रकार हुए, कौन से, हैप्लॉइड एपोगेमी, ठीक है, और हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस, ओके। और दूसरी कौन सी होगी, स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस। अब आपको समझ में आ ही गया कौन से वाला, डिप्लोस्पोरी और एपोस्पोरी। कौन आएंगे इसमें, डिप्लोस्पोरी और एपोस्पोरी, क्लियर। तो ये थी हमारी एपोमिक्टिक या एपोमिक्सिस प्रोसेस के कुछ कंसेप्ट। अब देखो मैं इसमें साथ में यहीं पे इंपॉर्टेंसी समझाती हूँ, और इंपॉर्टेंसी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, बड़ा ध्यान से समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे सामने डायग्राम होगा तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा, है ना। तो आप या तो कह दीजिएगा एडवांटेज ऑफ एपोमिक्सिस, है ना, क्या बोलना चाह रही मैं, एडवांटेज ऑफ या यूजेज ऑफ, है ना। तो एडवांटेज या यूजेज या इंपॉर्टेंसी, है ना, महत्वता, किसकी बोल रही हूं मैं, एपोमिक्सिस, ठीक है। देखो इसका सबसे बड़ा यूज क्या है, आपको इसकी थ्योरी समझनी पड़ेगी, क्योंकि इसको ज्यादा थ्योरी मोटी लिखाने से मतलब ही एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। देखो मैंने क्या बोला कि ये जो सीड बन रहे हैं, है ना, इसमें आपने क्या देखा कि यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि मियोसिस हुए भी नहीं, एक ऊपर अभी लाइन लिख रखी थी एनसीईआरटी की, है ना। तो एनसीईआरटी ने तो एपोमिक्सिस की डेफिनेशन यही लिखी है कि रिप्रोडक्शन का वह प्रकार, क्या, रिप्रोडक्शन का वह प्रकार जिसमें विदाउट मियोसिस एंड विदाउट फर्टिलाइजेशन डिप्लॉयड एग सेल। देखो अभी ये कुछ बच्चों को अभी प्रॉब्लम आएगी, डिप्लॉयड एग सेल डिवाइड और रीडिवाइड होकर सीड यानी एम्ब्रियो बना दे, ठीक है।
एम्ब्रियो बना दे, उसे ही हम एपोमिक्टिक सीड कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस कहते हैं। तो अब देखो कहने का मतलब क्या है, आपने एक बात देखा कि ना तो यहाँ पर मियोसिस हुआ है ना तो यहाँ पर मियोसिस हुआ, और ना ही क्या हुआ है, फ्यूजन ऑफ गैमेट हुआ है। अब पीछे आपको सबसे पहले चैप्टर शुरू कराया था ना, तो मैंने आपको कहा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेजर डिफरेंस क्या है, कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। अब जरा थोड़ा सोचो, पीछे एक और प्रोसेस बताई थी मैं, हाइब्रिड वीगर, है ना, संकर ओज तैयार कर दिया। मतलब क्या कहना चाह रही हूँ कि ये देखो, इसको एक बार ये सामने नाम तो लिखे हुए हैं, आपको अपने चारों नाम समझ में आने चाहिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम एडवांटेज का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो आपका, हमने कहा कि अपने पास क्या है कि कोई एक जाति है, कोई भी जाति है ना, और उसका अपन ने एक प्लांट मैटरनल, है ना, मात्रक पादप लिया, दूसरा अपन ने पैटर्नल, पैतृक पादप लिया। ठीक है, अब अपन ने देखो ये 2n प्लांट था, ये 2n प्लांट था। ठीक है, अगर नॉर्मल सारी की सारी एम्फीमिक्सिस होती ना, तो आपको अच्छे से पता है कि यहाँ क्या होता, मियोसिस भी होता और फ्यूजन भी होता है, मियोसिस और फ्यूजन दोनों होता, लेकिन अपने एपोमिक्सिस कर रहे हैं, ध्यान रखना। हमें क्या करना है कि ये जो मात्रक पादप है, अपन ने क्या किया, पहली बार जब जनरेशन तैयार की ना, तब तो क्या किया कि इसका सुपीरियर कैरेक्टर और इसका भी सुपीरियर कैरेक्टर लिया था। ठीक है, और अपन ने क्या की, जो ये ऑफ स्प्रिंग थी ना, ऑफ स्प्रिंग जो संतति बनी है ना, वो सुपीरियर कैरेक्टर वाली ले ली, सुपीरियर कैरेक्टर वाली, जिसमें क्या थे, जो इसको अपन ने क्या बोला था, संकर ओज कहा था, है ना। तो इसमें अपने मात्रक और पैतृक पादप की तुलना में अधिक उन्नत लक्षण थे। ठीक, अब अपने को क्या करना है कि ये जो सुपीरियर कैरेक्टर आए थे ना, वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलाने हैं अपने को, समझ में आ गई। ऐसा नहीं कि एक पीढ़ी तो बन गई और अगली पीढ़ी में वापस खो जाए, तो फिर मतलब नहीं है ना। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि अगर अपने को हर बार इतनी प्रोसेस करनी पड़े, क्योंकि जो है सुपीरियर पेरेंट की खोज करना, और फिर आपको पता है इमैस्कुलेशन करना, फिर बैगिंग करना, फिर डस्टिंग करना, फिर रीबैगिंग करना, फिर सुपीरियर ऑफस्प्रिंग की पहचान करना, ये बहुत टीडियस वर्क है, बहुत टाइम कंज्यूम करता है, बहुत खर्चीला एक्सपेंडिचर होता है ना, तो एक्सपेंसिव है। तो हम क्या करें कि ऐसा मेथड ढूंढे जिसमें ये जो सुपीरियर कैरेक्टर आए ना, उनमें सेपरेशन हो ही ना, जिसको हम क्या कहते हैं, सेग्रीगेशन होना, है ना। तो सुपीरियर कैरेक्टर का कहीं कोई सेग्रीगेशन ना हो जाए, तो हम क्या करें, उस प्रोसेस से ही बच जाए जहां ये सेग्रीगेशन होता है। तो आपको पता है दो ही जगह पर हो सकता है, या तो मैं सेग्रीगेशन कह दूं या फिर मिक्सिंग कह दूं। तो ये कंडीशन क्या होती है, कहां पर होती है, मियोसिस के समय होती है ना। और या फिर कोई मान लो कैरेक्टर आया और उसकी मिक्सिंग हो गई, तो वो किस समय होती है, फ्यूजन के समय होती है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को हटा दें, समझ में आ गई। यानी कि डिप्लॉइड जो है ना, क्या देखो, ये देखो, ये क्या होगी, डिप्लॉइड जो है ना सेल, है ना, डिप्लॉइड सेल, चाहे ये वाली कंडीशन और चाहे ये वाली कंडीशन, ये ही डिवाइड और रीडिवाइड होकर क्या बना दे, बीज बना दे, है ना। तो इसको क्या कहते हैं बच्चे, एपोमिक्टिक सीड कहते हैं, है ना, एपोमिक्टिक सीड कहते हैं। तो एपोमिक्सिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो संतति अपन ने सुपीरियर बनाई थी, उसकी सुपीरियरिटी लगातार बनी रहे, कहीं कोई उन्नत लक्षण अलग ना हो जाए। तो उसको बचाए रखने के लिए अपने हार्मोन द्वारा उत्प्रेरित करके हम ऐसे एपोमिक्टिक सीड बनाते हैं। अच्छा, अगर किसान को अगर हर बार हाइब्रिड वैरायटी ढूंढनी पड़े, तो एक तो इसका काम मुश्किल है, दूसरा बहुत महंगा पड़ता है, तीसरा बहुत लंबा प्रोसीजर है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो किसानों को इस एपोमिक्टिक यानी हार्मोन के द्वारा इस तरह के मेथड को यूज करके और सुपीरियर कैरेक्टर की खाद्यान्न फसलों को लगातार वर्ष दर वर्ष कैरेक्टर को सेग्रीगेट किए बिना ही इसको लगातार बनाए रहे, इसके लिए एपोमिक्सिस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, तो एपोमिक्सिस में क्योंकि हम देख रहे हैं कि इतनी अधिक इंपॉर्टेंस है इसकी, बहुत अधिक महत्वता है ना, तो इसलिए विश्व भर में बहुत सारी लेबोरेटरी ऐसी है जिसमें ये देखा जा रहा है कि
किस तरीके से हम इस सुपीरियर क्वालिटी वाले बीजों को जो है कई वर्षों तक लगातार बिना चेंज किए हम यूज कर सकते हैं। तो जेनेटिक्स के द्वारा, अनुवांशिक द्वारा इन्होंने अध्ययन करके विभिन्न साइंटिस्ट इस लेबोरेटरी में लगे हुए हैं ताकि एपोमिक्सिस सीड की जेनेटिक्स को और ज्यादा सुपीरियर किया जाए और हम अपनी खाद्यान्न फसलों को सुधार सके। तो ये था हमारा एपोमिक्सिस और उसके टाइप, उसके एडवांटेज। अब छोटा सा 5 मिनट का पॉइंट और रहा है जिसे हम पॉली एम्ब्रियोनी कहेंगे, ठीक है। हालांकि 11th में पढ़ा था, फिर भी इसको पॉली एम्ब्रियोनी के 5-6 जो नाम है वो आपको समझाना है। तो 5 ही मिनट का एक पॉइंट और रहा है, देखते हैं अपने। तो ये आती है अपनी पॉली एम्ब्रियोनी, है ना, बहुभ्रूणता। क्या आता है? बहुभ्रूणता। तो आपको नाम से दिख रहा है आपको, है ना। इसका मतलब क्या होता है कि एक ही सीड, है ना, इन अ सीड, एक ही बीज में। कई बार क्या होता है, इस बीज की जगह क्या होता है, कई बार ऐसे इसको एम्ब्रियो सैक भी लिख देते हैं, तो इतना टेंशन करने की जरूरत नहीं है, एम्ब्रियो सैक भी बोल सकता है। पर एनसीईआरटी की डेफिनेशन है वो एक सीड में लिख रखा है, तो अपने को सीड को प्रेफरेंस देना है, ठीक है। तो एक ही सीड में एक से अधिक क्या बन जाए? एम्ब्रियो बन जाए, एम्ब्रियो बन जाए। जैसे अभी अपन ने बताया था कि देखो ये बीज बनाया था अपन ने एडवेंटिशियस एम्ब्रियोजेनी में, है ना। तो एक ये भ्रूण बन गया और एक ये भ्रूण बन गया, यानी ये एम्ब्रियो, है ना, कितने बन गए? 2 एम्ब्रियो बन गए। यानी मैं क्या कहूं, मोर देन 1। ये तो मैंने चलो 2 बनाया, हो सकता है एक 2 से ज्यादा भी बन जाए, है ना। तो इसे क्या कहते हैं? पॉली एम्ब्रियोनी, बहुभ्रूणता। अच्छा, आपको एक बात याद रखनी है, पीछे अपन ने एक बार पिछले लेक्चर में बोला भी था कि पॉली एम्ब्रियोनी जनरल कैरेक्टर तो किसका है? जिम्नोस्पर्म का, जिम्नोस्पर्म का, है ना, ठीक है। जनरल कैरेक्टर इसका है। और इसके लिए बहुत ही फेमस एग्जाम्पल कौन है? पाइन, कॉनिफर्स। बाकी में होता है पर कॉनिफर्स को ज्यादा सही मानते हैं अगर प्रायोरिटी पर आंसर देना पड़े। लेकिन एंजियोस्पर्म में कुछ पादपों में, है ना, कुछ पादपों की बात चल रही है। जैसे एग्जांपल क्या किया था, अभी पीछे ही किया था, सिट्रस और मैंगो, है ना। सिट्रस फ्रूट में कौन आएंगे? मौसमी, संतरा, नींबू, है ना। इनके आप बीज है ना, बीज को देखो, उतार के देखो, ऐसे छिलका उतारोगे ना तो उसमें एक एनसीईआरटी में एंटेक्स क्वेश्चन भी दे रखा है कि अगर इसको ऐसे छील दें तो उसके अंदर देखो आप एम्ब्रियो की संख्या गिनो। तो इवन देन नींबू में देखा गया है कि 40 तक एम्ब्रियो मिल जाते हैं। हालांकि बहुत माइन्यूट होते हैं, बाकी कोई काम के नहीं होते, काम का एक ही होता है ना। तो ये एबनॉर्मेलिटी है सारी, है ना। तो अब देखते हैं कि जैसे सिट्रस और मैंगो, यानी कहने का मतलब एंजियोस्पर्म में बहुत कम प्लांट होते हैं जिनमें ये बनता है। अब देखो कि पॉली एम्ब्रियोनी के क्लासिफिकेशन क्या दूं या पैटर्न कितने प्रकार से पॉसिबल है। तो देखिएगा, एक तो देखो मैं किस बेस पर जो है इसको क्लासिफाइड करूं कि ये उत्प्रेरण किसके द्वारा होता है? स्टिमुलेशन, यानी कि ये उत्प्रेरक कौन है यहाँ पर, है ना, उसको जिसको स्टिमुलेट कर रहा है कि एम्ब्रियो एक से ज्यादा बनो। तो कई बार क्या होता है, नेचर में ही, प्रकृति में ही ऐसे म्यूटाजन बन जाते हैं, है ना। प्रकृति में ऐसे म्यूटाजन बन जाते हैं, यानी म्यूटेशन के कारण, है ना, एम्ब्रियो की संख्या एक से अधिक बन जाती है। जैसे न्यूसेलस की जो है कोशिकाएं विभाजित और पुनः विभाजित होकर अंदर चली जाएगी, इंटेग्यूमेंट की चली जाएगी, कई बार एंटीपोडल सेल भी बना लेती है ना। तो एक तो नॉर्मल एम्ब्रियो बन ही रहा है और उसके साथ कुछ और भी बन रहे हैं, समझ में आ गई। तो या तो प्रकृति द्वारा हो और या फिर हम हार्मोन के द्वारा भी क्या करते हैं, ऐसी एम्ब्रियो फॉर्मेशन को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये हुई। अब आता है कि ये पैटर्न क्या है, इस प्रोसेस क्या है, इसका तरीका क्या है। तो देखो बेटा, एक तो क्या तरीका होता है, क्लीवेज। एक्चुअल में ये और ये वर्ड है ना, वो इसी से कोरिलेट है ना। तो ये जो ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी है ना, वो वास्तव में क्या है, क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी है, क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी, ठीक है। और ये जो फाल्स और स्यूडो है ना, वो ये वाली है। तो मैं चाहे इधर समझाऊं और इधर समझाऊं, बात एक ही है, ध्यान रखना है ना। ये तो क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी है और ये क्या है, पोटेंशियल पॉलीएम्ब्रियोनी। एक्चुअल में क्या होता है, कई बार जो शब्द जो है ना, वो बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कौन सा शब्द किसका सिनोनिम है ना, कौन समानार्थी शब्द है। तो इसलिए अलग अलग लिख के फिर मिक्स किया आपको, चलेगा। अब देखो मैं बात करती हूँ, जैसे ये वाली पॉलीएम्ब्रियोनी ना, वो वास्तव में जिम्नोस्पर्म में मिलती है। और जिम्नोस्पर्म में भी आपको ध्यान रखना है, किसमें, पाइनस में, है ना।
कल के लेक्चर में एक मैंने डायग्राम बनाया भी था, याद कर लो, है ना। तो उसमें अपन ने क्या किया था, देखो जैसे ये बीज है, ये पाइन वाला बीज बनाया था ना, है ना। उसमें देखो ये सस्पेंसर था, है ना, और सस्पेंसर के आगे देखो ये भ्रूण, देखो ऐसे ऐसे भ्रूण बना रखे थे, याद है ना। तो भ्रूण की क्या हो गई, ये फिलामेंटस भ्रूण है ये सारे, देखो ये ऐसे ऐसे। तो इसमें क्या हुआ, आप ये देखो गौर करो, आपके इसमें हुआ क्या, ये कैसी कंडीशन है, इसलिए कैसे पैदा हुई। तो ये देखो ये तंतुवत भ्रूण है। अब देखो हम इसकी स्टेप को बताते हैं, थोड़ा सा स्टेप ही बताना, ज्यादा नहीं बताना, ठीक है। ये देखो ये हम एक बीजांड बनाते हैं, किसका किसका जिम्नोस्पर्म में, किसका कॉनिफर्स का। ये देखिएगा ये ऑर्थोट्रोपस होता है, आपको पता है, उसमें ओव्यूल, और इस पाइन में क्या होती है, एक ही आर्चिगोनियम होती है, ये आर्चिगोनियम है ना। आपको पता है बीजांड जिम्नोस्पर्म में ऑर्थोट्रोपस और यूनिटेग्मिक होता है ना, यूनिटेग्मिक होता है, ठीक है। तो मैं इसको देखो ये इंटेगुमेंट मान रही हूँ, ठीक है, और ये एम्ब्रियोसेक है, और इसके अंदर ये क्या है, आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम की संख्या कहते हैं स्त्रीधानी एक ही है। अब क्या हुआ, पॉलन ग्रेन यहाँ गिरा, गिरने के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है। तो अब अगली कंडीशन क्या बन गई है, 2n बन गई, यानी जाइगोट एक ही है, ठीक है। जाइगोट क्या हुआ, एक ही प्रोसीजर है, ध्यान रखना, ये जाइगोट है। अब ये जाइगोट जब विभाजित होगा ना, जैसे प्रोसीजर पूरी सीखी थी अपन है ना, तो विभाजित होगा, तो जैसे ये 2 कोशिका अवस्था हुई, फिर ये 4 कोशिका अवस्था हुई, ये 8 कोशिका अवस्था हुई, मान लिया, है ना। तो इसमें क्या होगी, ये प्रत्येक कोशिका है ना, ये सेपरेट हो जाएगी। और अब देखो इससे जो भ्रूण बनेगा ना, कैसा होगा, देखो आप, ये जैसे ये सस्पेंसर हुआ, है ना, और ये देखो जो कोशिका पृथक हुई ना, सब ने भ्रूण बना लिए, देखो सब ने भ्रूण बना लिए। तो वास्तव में ये प्रक्रिया किसके कारण हुई, जो ये 4 या 8 कोशिकीय जो भ्रूणीय कोशिकाएं थी, ये इसने भी विभाजित को बनाया, इसने भी भ्रूण बनाया, इसने भी भ्रूण बनाया, इसने भी बनाया, इसका मतलब ये क्या हो गया, सेपरेट हो गए। तो इसको क्या कहते हैं, विदलन, यानी सेपरेस, है ना। तो ये वास्तविक बहुभ्रूणता होती है, क्या होती है, वास्तविक बहुभ्रूणता। और ये नेचुरली जो किसमें मिलती है, अभी कितनी बार बता दिया आपको, किसमें, पाइनस में, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल, पोटेंशियल माने उसकी क्षमता ही अधिक है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर जो है किसमें जो है बीजांड, बीजांड को क्या कहते हैं, ओव्यूल, है ना। अगर ओव्यूल में अगर एम्ब्रियोसेक ही ज्यादा है, भाई जनरली क्या होता है, आपको पता है एम्ब्रियोसेक कितना होता है, एक ही होता है। लेकिन अगर एम्ब्रियोसेक की एक वॉल्यूम है, ठीक है, अगर एम्ब्रियोसेक की संख्या मोर देन 1 हो, मोर देन 1 हो, इट मींस मैं क्या कहूं, देखो शक्ल कैसी बनेगी, जैसे ये बीज है, ये बीजांड था मान लिया, ये देखो ये बीजांड है ना, और इस बीजांड में पहले से एम्ब्रियोसेक ज्यादा है। इसका मतलब ये देखो ऐसी कंडीशन है, ये एंटीपोडल, ये माइक्रोपाइल साइड है, तो ये जो है एपरेटस। अब क्या होगा, जब परागकण आएगा तो इसको भी निषेचित करेगा, इसको भी निषेचित करेगा, समझ में आ गई। तो इसमें भी भ्रूण होगा, इसमें भी भ्रूण होगा, इसका मतलब क्या आ गया, इसकी क्षमता ही पहले से ज्यादा है ना। तो अब कंडीशन क्या बनेगी, ये देखो बीज बना, अब एक भ्रूण इसमें बना था, तो लो साहब ये इसका भ्रूण बन गया, एक इसमें बना था, तो लो साहब इसमें बन गया, समझ में आ गई। तो इसको कहते हैं पोटेंशियल पॉलीएम्ब्रियोनी, इसका मतलब क्षमता ज्यादा है उसकी। और नेचर में एंजियोस्पर्म में नहीं होती, लेकिन ये वाली कंडीशन किसमें होती है, साइकस में। जैसे मैंने तो ये तो एंजियोस्पर्म के बनाए थे, साइकस में क्या होता है, इसकी जगह पर आर्चिगोनिया ज्यादा होती है। देखो ये ऐसे, ये आर्चिगोनिया की संख्या आपको पता है, साइकस में क्या होती है, 2 से ज्यादा होती है, 2 या 2 से ज्यादा होती है। तो ये भी भ्रूण बनाएगा, ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा। और अगर मैं एंजियोस्पर्म में ऐसा बनाना चाहूँ तो ऐसे एम्ब्रियोसेक ज्यादा हो, अगर है ना, तो अलग क्षमता ही ज्यादा हो, तो उसको कहते हैं फाल्स। क्योंकि एक्चुअल में तो कब होती है, जब एक ही जाइगोट द्वारा, एक ही जो है जाइगोट जो है वो विभाजित होकर इनकी प्रत्येक सेल भ्रूण बनाए, तो वो वास्तव में बहुभ्रूणता है, ठीक है। तो ट्रू पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब क्या है, क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। ट्रू मतलब क्लीवेज, और फाल्स या झूठी या जिसे क्या कहते हैं, आभासी, इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल पॉलीएम्ब्रियोनी, ठीक है। तो ये थे हमारे पॉलीएम्ब्रियोनी।